हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th की मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर हम इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से जुड़ी हर एक जानकारी को एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एक बिंदु है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया ये एक क्या है, निश्चित बिंदु है। और अगर हम इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इस निश्चित बिंदु से इसके समान दूरी पर एक बिंदुओं का बिंदु पथ खींचें तो ये क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो वृत्त में आप क्या कह सकते हो कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, बिंदुओं का बिंदु पथ का मतलब होता है कि ये एक देखिए रास्ता ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये जो होता है ये कई सारे बिंदुओं से मिला मिला करके इस तरह से इसको बनाया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसको हम वृत्त की परिधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को अगर हम नाम इसका दे दें, ये बिंदु O है। ठीक है, तो बिंदु O जो यहाँ पर है उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर बिंदु जो O है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर क्या करें कि इस वृत्त के केंद्र से और यहाँ पर एक हम वृत्त की परिधि पर एक ये बिंदु ले लें और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया A। ठीक है, तो वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र के ये जो बीच की दूरी होती है इसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या होती है इसको चाहे आप यहाँ से यहाँ मिलाओ, चाहे यहाँ से यहाँ तक मिला दो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, हर एक स्थिति में ये R जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर हम इस वाले बिंदु से, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से अगर हम इसी त्रिज्या को पीछे की तरफ इस तरह से और बढ़ाएं तो यहाँ पर इस परिधि पर एक और मुझे बिंदु मिलेगा और उस बिंदु का अगर हम नाम B दे दें, ठीक है, तो बिंदु A से, कहाँ से, बिंदु A से वृत्त के केंद्र से होते हुए बिंदु B तक की ये जो दूरी होती है इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर A से जो B की दूरी है इसे क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या होता है कि यह जो वृत्त की त्रिज्या होती है R, ठीक है, यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या इधर से लेकर के यहाँ तक ये भी R है। अगर हम इसके केंद्र से B तक देखें तो ये भी कितने के बराबर होगा, R के ही क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात हो चाहे OA की, ठीक है, O से लगा करके A की, और चाहे बात हो O से लगा करके कहाँ की, B की, तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये क्या कहलाएंगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो वृत्त की त्रिज्या R होती है और वृत्त का जो ये व्यास AB है, इन दोनों में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर हम चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले नंबर पर इसको जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो वृत्त का व्यास होता है, क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। ठीक है, ये जो वृत्त का व्यास होता है ये सदैव बराबर होता है त्रिज्या के 2 गुने के। कितने के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए व्यास जो है A से लगा करके कहाँ तक है, B तक है। ठीक है, तो A से B तक कितने आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, O से लगा करके A तक,
एक आर हो गया और ओ से लगा करके बी तक एक दूसरा आर हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो वृत्त का व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 त्रिज्याओं के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे में त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए वृत्त के व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल d बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में त्रिज्या को r से, तो यहाँ पर हो गया r। तो जो वृत्त का व्यास होता है वो सूत्र होता है d बराबर में 2r। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर मुझे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये देखिए 2r लिखा हुआ है, 2r लिखा हुआ है। अगर हम इस 2 को इसके बराबर के इधर भेजेंगे तो देखिए 2r इसके 2r के ये गुणांक में है। ठीक है, 2 जो है ये इस r के गुणांक में है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो d के कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो बराबर में हो जाएगी d बटे में कितना, 2 के। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाएगा इसके बराबर में d बटे में कितना, 2। तो अगर मुझे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और मुझे वहाँ से वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर अब हम जानेंगे कि वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो वृत्त की परिधि। ठीक है, अब ये वृत्त की परिधि देखिए किसके बराबर होती है, यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त की परिधि होती है ये 2πr के क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए ये पाई क्या होता है, तो यहाँ पर एक पाई जो है एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट होता है और इसकी एक वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आप लोग जानते भी होंगे ये पाई का जो मान होता है वो 22/7 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिधि का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम मान लेते हैं ये परिधि पर एक बिंदु है A, ठीक है, और इस बिंदु A से चलना हम प्रारंभ करें इस तरह से और घूम करके इसी बिंदु पर वापस आ जाएं तो ये क्या हो जाएगी, एक चक्कर जो होगा ये एक चक्कर इस वृत्त की परिधि के क्या होगा बराबर होगा, और जो ये चक्कर होगा वो 2πr के भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr के बराबर होती है, जहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ, ठीक है, ये जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। ठीक है, और ये जो, और इसको अगर दशमलव में बात करें तो 3.14 इस पाई का मान होता है। ठीक है, तो अगर मुझे वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो अगर उसकी मुझे त्रिज्या पता है तो त्रिज्या में हम 2πr की गुणा करा देंगे और मुझे संपूर्ण वृत्त की परिधि मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, अगले नंबर पर यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए सूत्र होता है πr²। ठीक है, अगर मुझे वृत्त की त्रिज्या पता है और उस वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर करा करके उसमें हम पाई से मल्टीप्लाई करा दें तो वो वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं ये एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त की हम मान लेते हैं ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का ये जो पूरा भाग है ये कितना है, इसी को कहा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर कराएंगे और स्क्वायर कराने पर जो आएगा उसमें पाई से मल्टीप्लाई कराने पर मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए क्या है कि अगर हम इसी वृत्त को, ठीक है, अगर हम इसी वृत्त को यहाँ से 20 से कट कर दें तो 20 से काटने पर ये क्या होगा, अगर हम इस वृत्त को यहाँ से 20 से कट कर दें तो काटने पर ये मुझे कुछ इस प्रकार का दिखेगा।
मान लेते हैं छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पर वो बड़ा है, ठीक है। तो ये हम मुझे कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जहाँ पर ये क्या होगा, ये जो होगा वृत्त का केंद्र होगा जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये इधर मैंने बिंदु ए लिया था और इधर ये मैंने बिंदु बी लिया था। तो ये जो होगा इसको कहा जाता है अर्धवृत्त, क्योंकि वृत्त का आधा हिस्सा है तो इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त। तो अगर अर्धवृत्त की बात करें, ठीक है, तो अर्धवृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इसको यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो ये जो अर्धवृत्त की परिधि होगी उसको हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए संपूर्ण वृत्त की परिधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो अगर हम पूरे वृत्त की परिधि में मतलब 2 पाई आर में 2 से भाग कर दें तो ये आधी वृत्त की परिधि मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कब, जब हम पूरे वृत्त की परिधि में 2 से भाग कर देंगे तब। उसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक भी एक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। तो 1 आर और 1 आर टोटल कितने आर हो जाएंगे, 2 आर इसमें हम जोड़ दें तो मुझे अर्धवृत्त की ये टोटल परिधि मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे तो अर्धवृत्त की जो परिधि निकल कर आएगी वो आएगी पाई आर और प्लस में 2 आर, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, ये संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का अगर आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना हो तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब इसका क्या कर देते हैं, इस अर्धवृत्त को भी हम इस तरह से 20 से काट कर दें, ठीक है। तो अर्धवृत्त को भी अगर 20 से काट कर दोगे तो ये कुछ मुझे इस प्रकार का मिल जाएगा। इधर देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, इस अर्धवृत्त यहाँ पर लिया था और इस अर्धवृत्त को यहाँ से मैंने कट कर दिया। तो ये कट करने पर मुझे इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो भाग होता है ये वृत्त का चतुर्थांश भाग होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, वृत्त का चतुर्थांश भाग, चतुर्थांश भाग, ठीक है। तो अगर वृत्त के चतुर्थांश भाग की परिधि पता करना हो तो परिधि के लिए देखिए क्या है कि यहाँ इस वाले बिंदु को अगर हम ए मान लें, ये वृत्त का केंद्र है ओ, और ये वाले बिंदु को अगर हम बी मान लें तो वृत्त के केंद्र से ये पूरी वृत्त की परिधि थी, पूरे वृत्त की परिधि का कुछ भाग है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये होती है वृत्त की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अगर मुझे क्या निकालना हो, वृत्त की क्या निकालना हो, परिधि, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की अगर परिधि निकालना हो तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश की अगर परिधि ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम इस पूरे वृत्त की परिधि पूरे वृत्त की परिधि में, ठीक है, तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अगर पूरे वृत्त की परिधि में 4 से भाग लगाएंगे तो ये इसका चतुर्थांश भाग मिल जाएगा। 4 से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। देखिए ये पूरी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। उसमें जब मैंने 2 से भाग किया था
तो मुझे केवल यहाँ से लेकर के ए से लेकर के और बी तक की परिधि मिली थी, ठीक है। और अगर मैं इसका 4 से भाग कर दूं तो 4 से भाग करने पर ये वाली केवल हिस्सा मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ का, ठीक है। और उसमें फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एक आर यहाँ से यहाँ तक है और एक आर यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल मुझे इसमें 2 आर जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगी ये वृत्त के चतुर्थांश की परिधि मिल जाएगी। इसको सरल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिलेगा पाई आर बटे में 2 और प्लस में 2r, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये वृत्त के चतुर्थांश की परिधि का क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर बटे 2 प्लस 2r, ठीक है। अब अगर इसी का क्षेत्रफल पूछ लें, ठीक है, तो अगर इसी का क्षेत्रफल पूछ ले किसका, कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उस संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर देंगे तो ये जो होगा ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग करने पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो उसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना, आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक टॉपिक और है जिसका नाम है वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब लिखेंगे ये वृत्त का वलय क्या होता है, वृत्त का वलय, वलय का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सपोज डेट मैंने मान लिया यहाँ पर एक ये बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक छोटी त्रिज्या का वृत्त खींच देंगे इस तरह से। तो हम मान लेते हैं ये छोटी त्रिज्या का वृत्त है, तो छोटी त्रिज्या को हम छोटकी आर से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करें, इसी केंद्र को मान करके एक हम बड़की त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, और इस बड़ी त्रिज्या के लिए एक हम इस तरह का और वृत्त खींच देते हैं और हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है, ठीक है। तो इस तरह से वृत्त को बनाने पर मुझे एक देखिए ये वलय के आकार का गोल गोल सा एक रास्ता दिख रहा होगा वृत्त के आकार का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वृत्त का वलय, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहेगा कि ये जो वृत्त का वलय होता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वृत्त के वलय के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। क्या करना है, इस पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, इस पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई और बड़े आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो क्या मुझे इस वलय का क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करना है, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या मैंने छोटकी आर माना था, तो छोटकी आर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो दोनों में से पाई है कॉमन, तो मैंने पाई को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस में छोटके आर का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है ये वृत्त के वलय का फार्मूला होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को ये सूत्रों के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना राय कमेंट में अवश्य दें, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं इसके आगे के एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।